हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आज सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज के क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 54 है, जिसमें हम चैप्टर 10 स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम पर हमने इसमें बात की थी कि एनएमआर सिग्नल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ा था हमने एनएमआर सिग्नल्स को लेकर। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो केमिकल शिफ्ट क्या होता है? केमिकल शिफ्ट होता है सिग्नल्स की पोजीशन जो होती है। तो देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगी जो आपको केमिकल शिफ्ट को समझने में बहुत अच्छी तरह से हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन रोल होता है, वो किस तरह से केमिकल शिफ्ट को डिफाइन करते हैं, किस तरह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यानी कि उनको समझने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने क्या करना है, टॉपिक का नेम डालना है केमिकल शिफ्ट, और उसके बाद जो मैं चीज कह रही हूँ आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं, या फिर मैं लिख दूंगी, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, मर्जी आप लोगों की है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड पोजीशन of signals plays an important role in NMR spectroscopy। ये सारी चीजें क्या हैं, इनको लेकर किसी भी चीज को लेकर टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीजें बिल्कुल आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो इसमें लिखे नंबर ऑफ, नो नहीं है, ये नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड number of signals and position of signal, number of signals and position of signal plays an important role, plays an important role in NMR spectroscopy, role in NMR spectroscopy, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर नंबर ऑफ सिग्नल्स और जो सिग्नल्स की पोजीशन होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ सिग्नल से मतलब क्या है, सिग्नल्स कौन भेजता है, हमारा NMR सिग्नल है या NMR एक्टिव है, NMR इनएक्टिव है, ये कौन पता चलता है, किसके थ्रू पता चलता है। ये सारी चीजों का आधार क्या है, बेस क्या है, वो घूमता हुआ प्रोटॉन। क्या, वो घूमता हुआ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन किसमें होता है, न्यूक्लियस में। वो जो न्यूक्लियस घूमता रहता है, उसके ऊपर जो प्रोटॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं, वो है इन सारी चीजों की जड़। क्या है, इनका बेस वही है। तो नंबर ऑफ सिग्नल से मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके सिग्नल्स देते हैं, जो आपके सिग्नल्स देते हैं, जो एनएमआर शो करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस दिखाते हैं। समझ में आ गई बात। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो उन प्रोटॉन्स की पोजीशन होती है, उन प्रोटॉन्स की पोजीशन होती है, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेकर। कैसे प्ले करेगी, लास्ट टाइम पर हमने एक डायग्राम बनवाया था, उसमें क्या बताया था, ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब के बाहर क्या था, इसने उसके अंदर क्या रखा था, हमने एक सैंपल रखा था। ग्लास ट्यूब को हमने सैंपल होल्डर का नाम दिया था। तो उसमें क्या था, आपका सैंपल रखा गया था। अब उस सैंपल में कितने प्रोटॉन्स हैं और कौन सा प्रोटॉन कैसी पोजीशन पर है, यही तो डिपेंड करेगा कि वो अच्छा घूम रहा है, एक स्मॉल मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, स्मॉल मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में जाकर कैसा वो दिखा रहा है, कैसी बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें किस पर बेस्ड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर और उनकी पोजीशन पर बेस्ड है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बात करते हैं।
पोजीशन जो होती है सिग्नल्स की जो पोजीशन होती है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है ये समझने के लिए कि हमारा प्रोटॉन की नेचर कैसी है, प्रोटॉन की नेचर कैसी है, प्रोटॉन किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में नहीं है। इसे ने ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं अभी बताऊंगी। इसके बाद इसका पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ सिग्नल हेल्प अस, position of signals helps us to understand helps us to understand the nature of proton, to understand the nature of proton in compound, ठीक है, इन कंपाउंड में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के नेचर को हम किसकी हेल्प से समझ सकते हैं? उसकी पोजीशन की हेल्प से, कि वो प्रोटॉन कैसी पोजीशन पर है, उसके सिग्नल्स कैसे सिग्नल्स दे रहा है, तो उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके कंपाउंड की नेचर कैसी दी गई होती है। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन जो होते हैं किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड में, एलिमेंट में अलग अलग टाइप के, जैसे कंपाउंड समझ लो, जैसे क्या लिया, NaCl, Na के अलग प्रोटॉन, Cl के अलग प्रोटॉन। इस तरह से समझो कि Na के प्रोटॉन अपनी अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, Cl के प्रोटॉन अपनी अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। इस तरह से समझ लो, सिर्फ मान के चलना है इसको, सिर्फ अज्यूम करो चीजों को समझने के लिए। तो क्या हो रहा है, जैसे क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड लिया, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं जो अपनी क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के डिफरेंट होने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के डिफरेंट होने की वजह से जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अभी आएगी समझ में, पहले इसको लिखो। क्या लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ protons, different types of protons are present in any compound, are present in any compound, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, in any compound, ठीक, and they have different electronic environment, and they have different electronic environment, they have different electronic environment, ठीक है। ड्यू टू दिस वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, ड्यू टू दिस वेरिएशन, कोमा लगाकर आगे लिखेंगे इसमें, ड्यू टू दिस वेरिएशन होता है चेंज, ड्यू टू दिस वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, due to this variation in electronic environment, proton gets absorbed, proton gets absorbed at different applied magnetic field, at different
डिफरेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये हो गई आपकी दूसरी बात, मतलब पॉइंट नंबर 3। जो आपके डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन होते हैं ये किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी आपको ये बताया था। अब जिसमें से डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसी कारण जो प्रोटॉन होता है डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर ले जाया जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ मैंने बहुत सारे प्रोटॉन्स का एक ग्रुप ले लिया और इसे किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ले आए तो कुछ वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिनमें से क्या रह जाएंगे, जैसे मान लीजिए A+B प्रोटॉन में लेकर जा रही हूँ, ए बी में प्रोटॉन लेकर जा रही हूँ किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कर दिया है, सर्कल है, ठीक है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए क्या कर लिया इसने, एक पर्टिकुलर प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मैं मान लूं A B C लेकर जा रही हूँ, इसने क्या किया, इसने केवल B को एब्जॉर्ब किया, इसने केवल B को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये इनमें से क्या बच गया, AC प्रोटॉन यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर मैंने इसको एक और अलग मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गई, जैसे मान लो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अलग अलग शेप ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस बार इसने A को कर लिया, कौन बच गया, C बच गया। तो इसी तरह से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के कारण प्रोटॉन क्या होते रहेंगे, एब्जॉर्ब होते रहेंगे। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद मैं आपको एक वैल्यू की हेल्प से ये समझाऊंगी, केमिकल शिफ्ट जो है आपका, तो जो समझने की चीज थी वो आपको ये थी, ये चीज भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। क्या, एक तो इसमें देखो मैं बताती हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के लिए भी मैं लिखाऊंगी इसमें, और ये जो वेरिएशन आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में इसके लिए भी मैं आपको कुछ चीजें लिखाऊंगी। तो वो लिखाऊंगी एक स्केल बनवाने के बाद, एक स्केल की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अब मैं आपको एक स्केल ड्रॉ कराऊंगी। स्केल क्या है, अपने जो आपका फीटा होता है ना, स्केलर क्या बोलते हैं उसको, एक और नाम है उसका, चलो ये तो हो गई बाद की बात है, क्या नाम है क्या नहीं है। देखो क्या होता है, जो आपको केमिकल शिफ्ट है उसे हम डेल्टा वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वैल्यू से। और इसमें क्या आती है, इसमें एक स्केल आती है, एक स्केल आती है इस तरह से, ठीक है। सीधी लाइन ड्रॉ करना, मेरा हाथ तो कभी सीधा चलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये होगी इतनी बात। तो यहां पर क्या होता है, इस स्केल्स पे कुछ नंबरिंग होती है। ये कहां से स्टार्ट होती है, इससे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे डाल लो 8, ये आ गया यहाँ पर 9, और ये आ गया इस पॉइंट पर 10। तो ये देखो, ये जो वैल्यू होती है इस साइड जो चलते हैं, देखिए 0 से 10 की तरफ चल रहे हैं। समझाऊंगी, सारी चीज समझाऊंगी। सोच रहे होगे स्केल पे मैम ने उल्टे नंबर्स क्यों डाल दिए, अभी समझाऊंगी। देखो ये जो हमारी वैल्यू होती है डेल्टा की वैल्यू, ये हमारी रिप्रेजेंट करती है किसको, केमिकल शिफ्ट को। केमिकल शिफ्ट को क्या कहते हैं, डेल्टा वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप इस तरह से समझ लो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक नंबरिंग चलती है इधर, किधर चलती है, इधर की तरफ चलती है। और इस नंबरिंग के अपोजिट क्या होता है, इस नंबरिंग के अपोजिट एक वैल्यू होती है जिसे टो वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टो वैल्यू कहा जाता है। और ये वैल्यू क्या होती है, इसके अपोजिट। इसमें क्या होता है, ये इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 9, और इस पॉइंट पर 10, ठीक है। इस तरह से इसमें नंबरिंग होती है अपोजिट। अब देखो मैं आपको बताने वाली हूँ इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये जो आपकी टो वैल्यू होती है इसमें क्या होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। समझाऊंगी सारी चीज, घबराने वाली कोई चीज नहीं है, सारी चीज समझाऊंगी। तो देखो ये जो वैल्यू होती है, ये जो टो की वैल्यू होती है, ये किसके इक्वल होती है, जो आपकी टो की वैल्यू होती है
टो की वैल्यू आपकी इक्वल होती है 10। ये देखो 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स को लेकर ही यहाँ पर स्केल दी गई है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, मैं आपको लिखाऊंगी, कुछ प्रोटॉन्स ऐसे भी हैं जिनमें केमिकल शिफ्ट कितनी होती है, ये सारी वैल्यूज मैं आपको लिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये स्केल रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन सा कंपाउंड किस तरफ चल रहा है, कौन से कंपाउंड में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है और कौन से कंपाउंड में डिक्रीज होती है, ये भी आप इसी की हेल्प से समझेंगे। तो देखो जो आपकी केमिकल शिफ्ट होती है यानी कि डेल्टा की वैल्यू होती है, डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल आती है, ये आती है 10 माइनस टो करके। क्या आती है, 10 माइनस टो करके। ठीक इसी तरह से टो की वैल्यू आती है 10 माइनस डेल्टा करके। क्या, 10 माइनस डेल्टा करके। और ये जो आपकी ये इसकी केमिकल शिफ्ट है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 आ गई, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4 आ गई, तो इसमें हम लगाते हैं इसकी जो यूनिट होती है, इसमें जब हम लगाते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम क्या है, पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये यूनिट है। समझाऊंगी मैं आपको सारी चीज। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी केमिकल शिफ्ट होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा की, डेल्टा वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा वैल्यू जो होती है वो हमारी स्केल में उल्टी चलती है। कैसे चलती है, उल्टी चलती है, यानी कि 0 से स्टार्ट होती है और 10 तक चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 से 10 के बीच में लाई करेगी किसी भी कंपाउंड के लिए और किसी भी प्रोटॉन के लिए। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 से 10 के बीच लाई करेगी। इसी के जस्ट अपोजिट होती है एक वैल्यू जिसे हम टो वैल्यू कहते हैं। क्या होते हैं, क्या कहते हैं, टो वैल्यू। टो वैल्यू की जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 10 माइनस डेल्टा होती है। देखिए इस रूलर पे क्या दी हुई है, 10 दिए हुए हैं, 10 नंबर्स दिए हुए हैं। तो 10 नंबर्स दिए हुए हैं तो, और वे 10 किसके अपोजिट है, डेल्टा के अपोजिट है। तो यहां से क्या करेंगे, 10 माइनस डेल्टा करेंगे। ठीक इसी तरह से डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, 10 नंबर्स दिए हुए हैं, क्लियर है ना इतनी बात। तो 10 नंबर्स दिए हुए हैं तो ये किसके अपोजिट है, टो वैल्यू के। ये आपका जो सिंबल है इसे टो बोलते हैं, ठीक है। ये किसके अपोजिट है, टो के अपोजिट है। तो हम यहाँ करेंगे 10 माइनस टो करेंगे। और इनकी जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, वो आती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में आती है। किस में आती है, पार्ट्स पर मिलियन में। ये इसकी यूनिट दी हुई है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के लिए हम बताते हैं कि उनमें क्या होता है, ये स्केल कैसे हेल्पफुल होती है उस कंपाउंड की या प्रोटॉन की प्रॉपर्टी बताने के लिए, वो कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज बताने के लिए। अभी देखो कैसे समझना है इसको। तो देखो क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन आ गया ये, और ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, 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 ठीक है। चलो ये तो हो गई साइड में एक बात। अब देखो मैं आपको कुछ वैल्यूज लिखाने वाली हूँ, कुछ वैल्यूज क्या, कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखाने वाली हूँ जो इनके साथ बढ़ती और घटती है। तो देखो जैसे भी किसी भी कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की अगर वैल्यू जा रही है इधर की तरफ, किधर की तरफ, ये देखो टो वैल्यू है आपकी इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है। अगर किसी भी कंपाउंड की टो वैल्यू या वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, स्केल में 0 से इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करता है, वो कंपाउंड आपका शील्डिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। क्या इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, शील्डिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर किसी भी कंपाउंड की वैल्यू किधर जाएगी, 0 से 10 की तरफ, देखो 0 से 10 की तरफ लाई करेगी, इधर इंक्रीज होगी तो किधर जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, शील्डिंग इफेक्ट, अगर वो ऐसे मूव कर रही है तो, ठीक है। वहीं अगर वो ऐसे मूव करेंगी उनकी वैल्यूज इस तरह से, तो किस में आएगी, वो डी शील्डिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगी, डी शील्डिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगी। किधर मूव करेगी, अगर इधर मूव करेगी। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर जा रही है, अगर वैल्यू इधर जा रही है तो कैसा जाएगा, अप फील्ड आएगा। क्या आएगा, अप फील्ड आएगा। देखिए फील्ड कैसा आएगा, अप फील्ड आएगा। ये मैं कुछ वैल्यूज लिखा रही हूं, आपको काम आएंगी, आगे बताऊंगी अभी ने, ठीक है। ठीक इसी के अपोजिट क्या आएगा, ये डाउन फील्ड आएगा, डाउन फील्ड। डेल्टा की वैल्यूज के लिए लिखा रही हूं मैं, ठीक है। अप फील्ड है, शील्डिंग इफेक्ट है, तो क्या शो करेगा, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी शो करेगा। और ये हाई फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ठीक है।
ये आपका लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू, लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू, और ये आपका हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ये आपका हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू। मैं बताऊंगी भी कैसे निकालते हैं ये, ठीक है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ये तो हो गई इतनी बात। अब मैं आपको कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए, कुछ टाइप प्रोटॉन के टाइप्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताऊंगी कि वैल्यूज कैसे निकलती हैं। और मैं आपको कुछ एक तरीका और बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि कंपाउंड किधर जा रहा है, डी शील्डिंग की तरफ जा रहा है या शील्डिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या करिए आप, तो फिलहाल इसे छोड़ के इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे छोड़िए क्योंकि इसकी जरूरत अभी आगे है, हम तब कराएंगे इसको, ठीक है। नोट कीजिए आप इसको। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको क्या लिखा रही हूँ, कुछ वैल्यूज लिखा रही हूँ। वो वैल्यूज क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के लिए है, ठीक है। यहीं पर लिख ले, वैसे तो उधर आएगा नहीं, चलिए। जो याद रखेगा इनकी वैल्यू जो आती है किस में आती है, ppm पार्ट्स पर मिलियन में आती है। जैसे मैं कुछ टाइप के कंपाउंड्स लिखा रही हूँ आपको, जैसे आपके एलिफेटिक एलिसाइक्लिक्स होते हैं, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है 0 से 2 के बीच लाई करती है। एलिफेटिक एलिफेटिक एलिसाइक्लिक के लिए, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक, इनके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करती है, 0 से 2 के बीच में। बीटा सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, बीटा सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक, इनके लिए डेल्टा की वैल्यू, इनके लिए भी आपकी 0 से 2 के बीच लाई करती है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 से 2 के बीच में आएगा। फिर इसके बाद एल्काइंस जो होती हैं, एल्काइंस, एल्काइंस जितने भी एल्काइंस होते हैं उनके लिए डेल्टा की वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई करती है, 2 से 3 के बीच लाई करती है, 2.5 समथिंग इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक जो होते हैं, अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक, इनके लिए जो डेल्टा की वैल्यू लाई करती है वो किसके अराउंड लाई करेगी, वो आती है आपकी 2 से 5 के बीच, 2 से 5 के बीच। ये मैं सारे कंपाउंड्स के लिए लिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे कंपाउंड्स के लिए जो आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि बहुत ही इसमें कैलकुलेशंस होती है, तो इसलिए मैं आपको लिखा रही हूँ। बस आपको कंपाउंड्स की पहचान करनी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो काम है आप लोगों का। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया, थर्ड ईयर भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट ही हो गई है, तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक, बीटा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइंस, मोनो अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये आप जान ही गए होंगे, ठीक है। अब लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 5 पर क्या आएगा, इसमें अल्फा डी सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक लिख लीजिए, अल्फा डी सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक, अल्फा डी सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक, इनके लिए डेल्टा की वैल्यू, इनके लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 2.5 से 7 तक लाई करती है। कितना, 2.5 से 7 के बीच लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट एल्कीन्स, पॉइंट नंबर 6 पे क्या आएगा, एल्कीन्स आ जाएगा। एल्कीन्स के लिए डेल्टा की वैल्यू, एल्कीन्स के लिए इसकी वैल्यू होती है 4.5 से 7 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट एरोमेटिक हेट्रो एरोमेटिक, इन टाइप्स के कंपाउंड के लिए 7 पर
एरोमेटिक एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक। इनके लिए डेल्टा की वैल्यू 6 से 9 के बीच, डेल्टा की वैल्यू 6 से 9 के बीच लाई करती है, 6 से 9 के बीच। और जितने भी एल्डिहाइडिक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड टाइप्स के कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइडिक, इनके लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो आती है आपकी 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच। ठीक है, तो ये आ गए आपके कंपाउंड्स, एक ये आ गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये आ गया आपका, ये रहे। ठीक है, ये आप नोट कीजिए इन्हें, नोट कीजिए इन्हें। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज समझाने वाली हूँ, इसमें वो समझेंगे आप। यहाँ से नोट कर ली होंगी ना सबकी वैल्यू, नोट कर लेना, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन डालना और डेल्टा वैल्यू डालना ऊपर। ठीक है, अब देखो इसमें आगे मैं एक और चीज बताने वाली हूँ इसमें। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन किए थे, अभी जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स लिखाए थे उसमें मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए थे। टाइप्स ऑफ प्रोटॉन तो हो गए आपके। अब क्या था उसमें था एक एनवायरमेंट वाला। क्या था? एक एनवायरमेंट, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस बात को समझते हैं इसकी हेल्प से। देखो ये है आपका प्रोटॉन, ये है आपका क्या, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, या ये मान लो ये क्या है, कोई भी एलिमेंट है, इसके आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर सरफेस पर जब ये इलेक्ट्रॉन होंगे और जब हम इन्हें इलेक्ट्रॉन को, या फिर मैं क्या कहूँ, इस पूरे मॉलिक्यूल को उठाकर किसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे, तो ये क्या करने लगेगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर जाएगा। क्या रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। देखो बात को गौर से सुनना और समझना। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल है मान लिया, इसके न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। बाहर की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये आपके क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, इसको हम लेकर जाएंगे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो इसका नहीं है, हम अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे वो इंस्ट्रूमेंटेशन बताया था ना, उसमें साइड में इतने बड़े बड़े 2 मैग्नेट से स्पीकर से रख दिए थे ले जाकर, ठीक वही वो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इस मॉलिक्यूल को, जिसके आउटर शेल पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे तो वो क्या करने लगेगा, वो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसे हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इस वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं वो क्या करूंगी, ये चीज साइड में लिखूंगी। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, इसमें यहां पर क्या लिखोगे, इसमें मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन, व्हेन मॉलिक्यूल इज placed in external magnetic field, या फिर इसमें चलो ऐसे लिख लो, when molecule is placed in external magnetic field, external magnetic field, तो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। कोमा लगाकर लिखिए इसमें आगे, इट विल प्रोड्यूस अ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, इस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, जनरेट करने का स्टार्ट कर देगा। अब देखिए ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो आपका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये 2 कंडीशन क्या करेगा, फॉलो करेगा। या तो ये
इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करना स्टार्ट कर देगा या फिर उनको क्या करना स्टार्ट करेगा, रीइंफोर्स्ड कर देगा, रीइंफोर्स्ड कर देगा। ठीक है, अब देखो समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, प्रोटॉन दिया हुआ है, इसके चारों तरफ क्या दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। अब देखो या तो क्या करेगा, या तो इनकी डायरेक्शन होगी इस तरह से, या तो ये डायरेक्शन होगी इस तरह से, यहां से तो एक सेकंड रुको, इधर थोड़ा क्लियर नहीं है, इधर आएगा। ठीक है, या तो ये डायरेक्शन होगी इस तरह से जाएंगे, या तो ये, या फिर किधर जाएंगे, या फिर आएगा आपका इधर की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका आ गया जो आपका मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बता रहे हैं, या तो ये इधर को मूव करेगा या ये नीचे को मूव करेगा। अब देखो जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वो मैं बताती हूँ क्या करता है, वो आपका रेनफोर्स करता है। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, दो कंडीशन, नीचे लिख दूं मैं इनको, नीचे लिख दो इधर, क्योंकि थोड़ा इसमें देखो, ये जो आपका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, समझ के जाना है इसको पूरा, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये लिख लेते हैं दूसरे के लिए, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। या तो ये क्या करेगा, या तो ये अपोज करेगा, या फिर ये क्या करेगा, या फिर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीइंफोर्स्ड करेगा। ठीक है, तो ये होती है दो चीज। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम किसी भी एलिमेंट को या मॉलिक्यूल को लेकर जा रहे हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, क्या लेकर जा रहे हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगा रही हूं मैं, इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ। फर्स्ट समझते हैं अपोज के लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो पोज करेगा। जब देखो ये जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जा रहा है सिमिलर डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है, इसके स्पिन को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट करेगा या नहीं करेगा, ये देखो यहाँ पर देखो डायरेक्शन कैसी है, ये ऐसी है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहे, इधर आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम, इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको सेकंड ईयर में बिल्कुल अच्छे से समझाया था। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बता देती हूँ फिर भी। देखो शील्डिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन अपनी तरफ खींच ना पाए, प्रोटॉन अपनी तरफ खींच ना पाए। इसमें क्या होता है, देखो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूसरी कक्षा में भी क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीसरी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जैसे मान लो यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेंगे। तो ये क्या कर लेते हैं, ये मिडिल वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक शील्ड की तरह वर्क करने लगते हैं, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जब अपोज हो रहा है तो ये कैसा इफेक्ट शो करेंगे, ये एक शील्डिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या इफेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये शील्डिंग इफेक्ट कर रहे हैं तो ये कैसे जाते हैं, अप फील्ड जाते हैं। कैसे जाते हैं, अप फील्ड जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं कि आपका ये क्या है, आपका कंपाउंड अप फील्ड कंपाउंड है। ठीक है, अब बात करते हैं रीइंफोर्स्ड के बारे में। अगर आपका मॉलिक्यूल रीइंफोर्स्ड है, रीइंफोर्स्ड की डायरेक्शन कैसी बताई मैंने आपको, रीइंफोर्स्ड की डायरेक्शन अपवर्ड में बता देती हूँ। ये डायरेक्शन होती है आपकी इसके लिए और ये डायरेक्शन होती है इसके लिए। ठीक है, रीइंफोर्स्ड हो रहा है, रीइंफोर्स्ड हो रहा है। देखो ये आपका कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर वालों को इतनी रिपेल नहीं करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक डी शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। क्या होगा, डी शील्डिंग इफेक्ट आएगा। और इसके कारण जब देखो डी शील्डिंग इफेक्ट है तो डाउनफील्ड, डाउनफील्ड हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी तो कैसी, हाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। ठीक है,
ये आएगा डाउनफील्ड। डाउनफील्ड। अब देखो ये जो आपका यहाँ से किसी भी कंपाउंड में अपफील्ड और डाउनफील्ड जो ये हो रही है शिफ्टिंग, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की अपफील्ड या डाउनफील्ड जो शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग ही कही जाती है केमिकल शिफ्ट। क्या कही जाती है? ये शिफ्टिंग ही कही जाती है आपकी केमिकल शिफ्ट। समझ में आ गई बात? अब ये सारी चीजें, ये सारा इतना बड़ा रायता मैंने इसीलिए फैलाया है ताकि आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल है, मैं सारी चीज आपको रिकॉल करा रही हूँ, ध्यान से सुनना, निचोड़ सारा इसी में समझ आ जाएगा अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैसा है आपका? न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। बाहर क्या है? एक नहीं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जब मॉलिक्यूल को हम लेकर जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या करने लगता है? एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने लगता है। ये जो मैंने दूसरी लाइन बताई है ना, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक और मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ, अपने चारों ओर क्रिएट कर लेता है। अब जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड पर, जब भी हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, देखो दो कंडीशन होंगी। मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, या तो वो अपोज करेगा या फिर वो रीइंफोर्स्ड करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अपोज कैसे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपोज होगा। अपोजिट डायरेक्शन होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप शील्ड चला जाएगा। ठीक है, और वही अगर क्या करेगा, अगर ये रीइंफोर्स कर रहा है, रीइंफोर्स करेगा तो दोनों की डायरेक्शन सिमिलर होगी तो यहाँ पर डी शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये जो आपकी शिफ्टिंग होती है, किसकी? अपफील्ड शिफ्टिंग और डाउनफील्ड शिफ्टिंग, इसी को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। अभी आप क्या करेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए इसे अपनी नोटबुक में, अगर साथ साथ नहीं किया है तो। ठीक है, नोट करिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये डेफिनेशन, वही चीज मैं लिखाने वाली हूँ आपको। अपफील्ड या डाउनफील्ड शिफ्टिंग लिखिए इसमें, अपफील्ड और डाउनफील्ड, अपफील्ड और डाउनफील्ड शिफ्टिंग is known as chemical shift, is known as chemical shift। ये क्या कही जाती है? केमिकल शिफ्ट कही जाती है। ठीक है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई कंपाउंड जो केमिकल शिफ्ट रिप्रेजेंट करता हो वो है आपका क्या हो सकता है? टेट्रा मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल METHYL सिलेन, जिसे हम TMS भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका यहाँ से इतना। अब मैं आपको इनके लिए कैलकुलेशन बताने वाली हूँ कि आपकी जो केमिकल शिफ्ट है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, केमिकल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब इसके बाद मैं आपको TMS के लिए, टेट्रामिथाइल सिलेन के लिए बता दूंगी किस तरह से होती है। फॉर्मूला ही है बस, और तो कुछ खास है नहीं इसमें। फिर उसके बाद आपके फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है बस, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर TMS या ऑफ TMS, मर्जी है, जो भी है, जो लिखना चाहो लिख लो, टेट्रामिथाइल सिलेन। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट क्या होता है? केमिकल शिफ्ट जो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? वो इक्वल होता है न्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी, वो भी कैसी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या न्यू लेते हैं? सैंपल फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम सैंपल की माइनस करते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS जो आपकी ली जाती है मेगाहर्ट्ज में। किसमें? मेगाहर्ट्ज में ली जाती है। और इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करता है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से, जो हम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर हम ये सारी चीजें ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग
फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी जो ली जाती है ये भी आपकी मेगाहर्ट्ज में होती है। ये फ्रीक्वेंसी भी आपकी किस में होती है? मेगाहर्ट्ज में होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहां से इसके लिए कैलकुलेशन। लिखना चाहो तो लिख लो, न्यू सैंपल जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है किसकी? सैंपल की। और न्यू टीएमएस जो है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है किसकी? टेट्रामिथाइल सिलेन के लिए। तो ये है आपके यहाँ से इसके लिए कैलकुलेशन है, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपका एक ही टॉपिक रह जाता है, इसकी केमिकल शिफ्ट के कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं केमिकल शिफ्ट को, वो हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही, ऑलरेडी ये क्लास काफी लेंदी हो चुकी है, तो फैक्टर्स अगर करेंगे तो ये और भी ज्यादा लेंदी हो सकती है। ऐसे तो ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, पर समझनी है चीजें तो आराम से तसल्ली से समझेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें तो आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए बस करेंगे इतना ही। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर इस टॉपिक को आगे और इस बुक को कंप्लीट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।